नमो नमः सर्वेभ्यो। मेरे प्रिय छात्रों और प्रिय जिज्ञासुजन, आज हम काव्य प्रकाश के इस पाठ में रूपक अलंकार का पाठ शुरू करेंगे। जैसा कि हमने कल के पाठ में भी कहा था कि अलंकार का निर्धारण करते समय आप उस कथन को, कवि द्वारा प्रयुक्त श्लोक को, उसके भाव को पहले आत्मसात कीजिए। उसके बाद कवि का तात्पर्य क्या है, श्लोक का भाव क्या है, किस तरह से उस भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, उसके बाद आप अपना अलंकार निर्धारण कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका लैंग्वेज बदलेगा, आपकी भाषा बदलेगी, बोलने की शैली बदलेगी, अलंकार बदलता जाएगा। बातें तथ्यतः एक ही होती है, लेकिन आपके कथन का प्रकार बदलता जाएगा, अलंकार बदलता जाएगा। जैसे व्यावहारिक जगत में अगर देखें तो सोने के बने हुए अलंकरण बहुत सारे आपके सामने होते हैं। उस सभी में सोने का जो तार लगा हुआ है वो तार एक ही है, लेकिन आपके सामने बने हुए गहने अलग अलग हैं। क्यों? तो एक में वो तार एक में कम टेढ़ा होता है, एक में लंबा होता है, एक में ऊपर मुड़ा हुआ होता है, एक में नीचे मुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से जितना प्रकार वो सुनार उसका बदलता जाएगा, अलंकार में, आपके आभूषण में नई चमत्कृति आती जाएगी। उसी तरह आपके कथन में, कवि के कथन में जैसे जैसे वो शैली, वो बोलने का स्टाइल बदलता जाएगा, अलंकार अलग अलग होते जाएंगे। जैसे जो अब मैं जिस अलंकार की बात कर रहा हूं वो अलंकार है रूपक। इस रूपक का नाम आपने नाट्य विधा में भी देखा है। नाट्य विधा में जब दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य होते हैं तो दृश्य काव्य का नाम है रूपक। उसी रूपक के 10 भेद होते हैं, नाटक मत प्रकरणम आता है। वहां भी रूपक का जो प्रयोग है वो इसीलिए है। रूपक का मतलब होता है एक का दूसरे पर आरोप। जैसे जब हम नाटक देखते हैं तो जो पात्र स्टेज पर खड़ा होता है उसको मैं जानता हूं कि ये मेरा भाई है, भतीजा है या कोई है, लेकिन जिस समय वो स्टेज पर खड़ा होता है उस समय उसको हम अपना भाई नहीं समझते, बल्कि उसको हम राम, लक्ष्मण, कृष्ण वगैरह समझते हैं। क्यों? तो कृष्ण का आरोप उस आदमी पर हो गया है। यानी उपमान का आरोप उपमेय पर होता है। उपमान का आरोप जब उपमेय पर हम करते हैं तो उस उपमेय की चारुता, उस उपमेय का सौंदर्य थोड़ा बढ़ जाता है, और उसी बढ़े हुए सौंदर्य को, वो जो सौंदर्य बढ़ा, उसी का नाम अलंकार है। इसीलिए सौंदर्यम अलंकारः जो परिभाषा आई है वो उसी को अभिव्यक्त करता है। अब देखिए कि रूपक अलंकार करता क्या है।
तो अभी जो हमने उपमा पढ़ी थी, उपमा में था कि साधर्म्यम उपमा भेदे, कि दो चीज में साधर्म्य दिखाते हैं बशर्ते दोनों में भेद स्पष्ट हो। चंद्रमा के समान मुख है, इसमें चंद्रमा और मुख दो चीज तो है, और ये दोनों में भेद भी स्पष्ट है, क्योंकि चंद्रमा के समान है। तो समान जो ही है जिसका मतलब है कि मुंह अलग है और चंद्रमा अलग है। ये जो भेद है दोनों, उपमान और उपमेय, दोनों के मध्य जो भेद है, उस भेद को आप हटा लीजिए। उस भेद को जो ही हटा लेंगे तो दोनों चिपक जाएगा, और दोनों जो ही चिपका तो अब वो हो जाएगा रूपक। जैसे पहले हमने कहा कि चंद्रमा के समान मुख है, अब ये के समान जो उसका भेदक तत्व है, उस भेदक को हटा दीजिए तो अब पद बन जाएगा कि चंद्रमुखम। ये चंद्रमुखम जब आया तो अब ये हो गया रूपक। यानी उपमानोपमेय के मध्य जो भेदक तत्व है, उस भेदक तत्व का परिमार्जन कर देना, ये रूपक अलंकार का बीज है, और यही रूपक होता है। जब हमने शब्द शक्ति पढ़ी थी, उस समय लक्षणा की जब परिभाषा हुई थी, लक्षणा का जब विवेचन हुआ था, उस समय एक लक्षणा आई थी सारोपा साध्यवसाना। वहां जो हमने सारोपा पढ़ा था, वो सारोपा लक्षणा ही इस रूपक अलंकार का बीज है, यही वो अलंकार होता है। इसकी परिभाषा आचार्य मम्मट ने किया है कि तद रूपकम अभेदो जह उपमानोपमेयोः। तद रूपकमभेदो जह उपमानोपमेयोः। उपमानोपमेयोः जह अभेदः, अर्थात यदा उपमालंकारस्य प्रयोगो भवति तदा उपमानोपमेयोर्मध्ये भवति भेदः, परंच उभयोर्मध्ये यदा भेदाभावः उपमानोपमेयोर्मध्ये जह भेदः तस्य भेदस्य यदा अपसारणं क्रियते तदा भवति रूपकालंकारः। इसीलिए कारिका कहती है कि तद्रूपक मभेदो जह उपमानोपमेयोः। उपमानोपमेयोः जह भेदः तस्य अपसारणं, तस्य अभेदः। तो उपमान और उपमेय के मध्य अभेद कर दीजिए, वो रूपक बन जाएगा। अब इसमें खूबी क्या होगी? एक श्लोक सबको याद है, भेद मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको थोड़ा समझ लिया जाए। एक श्लोक सबको याद है कि करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। यहां देख लीजिए, करार बिंदेन, यहां कर अरविंद दोनों के बीच में कोई भेदक तत्व नहीं है। यहां करा हाथ रूपी कमल से पैर रूपी कमल को मुख रूप कमल में डालते हुए जो बाल मुकुंद हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। अब कर अरविंद से, तो कर और अरविंद के बीच भाव आप यही लेंगे कि हाथ जो है वो कमल के समान है, अर्थात कमल के समान सुकोमल हाथ है। तो भाव वही आ रहा है आपके सामने अभी, लेकिन पद प्रयोग जो है इसमें कर करारविंद कह दिया गया। तो यहां कर एव अरविंदः या कर एव अरविंदम, तो हाथ ही अरविंद हो गया। हाथ जब अरविंद हो गया तो हाथ और अरविंद के मध्य जो भेद था उस भेद को समाप्त कर दिया गया। आप कहेंगे कि फिर उपमा कवि ने क्यों नहीं किया? उपमा की तरह परिभाषा हम कर लें तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत वही है कि जब
करके समान करेंगे आप, तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा समानता आ जाए। यहां जब अरविंद करते हैं तो वही सादृश्य जो है दोनों का, उस सादृश्य को बढ़ाना, उस सादृश्य को उत्कर्षातिशय में दिखाना कवि का ध्येय होता है कि भैया ये समान नहीं बल्कि वही है। जब हम कहेंगे ये उसके जैसा है, और जब हम कहते हैं ये उसके जैसा नहीं बल्कि वही है, तो ये वही है कहने में कुछ चारुता उस समानता वाली चारुता से अधिक हो जाती है। यही अधिकता का बोध कराना कवि का ध्येय होता है, इसलिए वो रूपक का प्रयोग करते हैं। तो यानी उपमा अलंकार से कुछ ज्यादा चारुत्वोत्कर्ष इस रूपक अलंकार में होता है। अब हम आचार्य के अनुसार इस रूपक अलंकार के भेदों को देखें कि रूपक अलंकार कैसे प्रयोग होता है, कवि लोग इसको कितने प्रकार से अपने काव्यों में प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने सामान्यतया इसके तीन भेद बताए कि एक सांग, एक निरंग और एक परंपरित। तीन भेद हुए, सांग, निरंग और परंपरित। अब पहला भेद पर चलते हैं कि सांग रूपक क्या है, सांग किसको कहते हैं। तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि अंगेन सहितम, अंगों के साथ। तो स्वभावतः प्रश्न आएगा कि भाई अंगों के साथ क्या, ये अंग क्या हुआ। तो देखिए, जिस प्रकृति पर, जिस उपमेय पर हम जिस उपमान का आरोप कर रहे हैं, उस उपमान के जितने भी अंग हैं, उन अंगों का अगर उपमेय के अंगों पर आरोप कर दिया जाए तब वो कहलाएगा सांग। जैसे कि मान लिया जाए आपने मुंह को चांद के साथ रूपक मिलाया, लेकिन चंद्रमा में दाग भी है, चंद्रमा में चांदनी भी है। चंद्रमा जब उगता है तो उसके साथ साथ सितारे भी उगते हैं। तो ये सारे चंद्रमा के अंग हैं, क्योंकि रात्रि है, चांदनी है, सितारे हैं, कलंक है, ये सारे चंद्रमा के अंग हैं। अगर मुंह पर आप इन चंद्रमा के सारे अंगों का मुंह पर किसी प्रकार से, ये अब कवि की खूबी है या आपकी खूबी है कि आप अगर उसके सारे अंगों का आरोप कर दीजिए कि ये रात्रि है, ये सितारे हैं, ये कलंक है, ये चांदनी है, इस तरह ये मुंह जो है वो चांद है, ये जब करेंगे तो सारे अंगों के सहित जब प्रकृति पर, उपमेय पर उपमान का आरोप हम करेंगे तब ये कहलाएगा सांग। इस सांग के भी दो भेद करते हैं आचार्य लोग। सांग के दो भेद कैसे करते हैं? तो एक कहते हैं कि समस्त वस्तु विषयक, और एक कहते हैं एक देश विवर्ती। जैसे मान लिया जाए कि चंद्रमा के 5 अंग हुए, आपको मुंह पर आरोप करना है। उसमें अगर 5 अंगों का मुंह के 5 तत्व पर आपने यथावत शब्दतः आरोप कर दिया तो ये हो जाएगा समस्त वस्तु विषयक, क्योंकि उपमान के जितने अंग हैं वो सभी अंग आपने उपमेय पर यथारूप शब्दतः आरोपित कर दिया है। और अगर इसी में से 5 अंगों में से 2-4 अंग तो आप शब्दतः उपस्थापित कर दें और 1-2 अंग जो बच जाए वो शब्दतः उपस्थापित न हो,
अर्थ पढ़ने के बाद लोग अर्थतः ग्रहण कर लें तो इसका मतलब हुआ कि संपूर्ण अंग नहीं आया, कुछ अंग ही आया। तो जब कुछ अंग आया तो वो कहलाएगा एक देश विवर्ती रूपक। अब देख लीजिए कि सांग के ही दो भेद, एक समस्त वस्तु विषयक, एक देश विवर्ती। समस्त वस्तु विषयक में स्पष्ट करने के लिए वैसे बात वही जो मैंने आपको कहा, इसका एक उदाहरण देते हैं आचार्य मम्मट। ज्योत्स्ना भरनत छुरन धवला, ज्योत्स्ना भस्मत छुरन धवला, बिभ्रति तारकास्थीन न्यंतर धान व्यसन रसिका, रात्रिका पालिकीयम, द्वीपाद द्वीपम भ्रमति दधति, चंद्रमुद्रा कपाले, न्यस्तम सिद्धांजन परिमलम लांछनस्यच्छलेन। यहां देखिए आरोप क्या है। रात्रि कापालिकीयम, रात्रि जो है वो कापालिकी है, रात्रि पर कापालिकी का आरोप है। कापालिकी आप जानते होंगे कि जो वो स्मशान घाट में जो अवघर रहते हैं तंत्र सिद्धि करने वाले, उसी में वो महिला जो होती है उसको हम कापालिकी कहते हैं। कपाली होता है वो अवघर और स्त्रीलिंग में वो कापालिकी है। अब गौर कीजिए कि रात्रि पर कापालिकी का आरोप है। अब कापालिकी के जितने अंग हैं उनका आरोप रात्रि पर है। कैसे? तो कापालिकी जो होती है वो श्मशान का भस्म अपने शरीर पर लगाकर पूरी उजली दिखती है। उसके हाथ में नर कपाल होता है, गले में हड्डी की माला होती है। जो उसके हाथ में कपाल होता है उसमें उनका सिद्ध किया हुआ भस्म रखा हुआ होता है। ये इसके अंग हैं। वो उसका कोई अपना निवास होता नहीं, कभी इस द्वीप पर, कभी उस द्वीप पर, कभी उस इलाके में, कभी उस इलाके में घूमती रहती है। ये सारे कापालिकी के अंग हैं। इसका आरोप देखिए कितना सुस्पष्ट है कि ज्योत्स्ना भस्मत छुरन धबला, रात्रि पर आरोप है। तो चंद्रमा की चांदनी जो है वही चांदनी है भस्म, और उसको शरीर पर लगाकर यह रात्रि पूरी उजली हो गई है। जैसे कापालिकी श्मशान का भस्म लगाकर उजली हो जाती है, वैसे यह रात्रि चंद्रिका रूपी भस्म, यानी चंद्रिका पर भस्म का आरोप हुआ, उसको लगाकर उजली हो गई है। जैसे कापालिकी हड्डी की माला पहनती है तो कहते हैं तारकास्थीनी। ये जो सितारे आपको आकाश में दिख रहे हैं ये वस्तुतः वही हड्डी की माला है। तो यानी चंद्रमा पर हड्डी की माला का आरोप। अंतर्धान व्यसन रसिका, जैसे वो कापालिकी अपने मंत्र के बल पर अंतर्धान होने में कि आपके सामने दिखाई देते ही वो लुप्त हो जाती है अपने सिद्धि के बल पर, उसी तरह रात्रि को आप देखते रहिए, वो कब समाप्त हो जाती है ये आपको पता नहीं चलता। होती धीरे धीरे है लेकिन कब समाप्त हो गई ये आपको पता नहीं चलता है। इसलिए वो रात्रि कापालिकी है। द्वीपाद द्वीपम भ्रमति, जैसे वो कापालिकी घूमती है वैसे ये भी घूमती है। कापालिकी के हाथ में नर कपाल होता है, तो यहाँ इस रात्रि के हाथ में चंद्र मुद्रा कपाल, चंद्रमा जो है वही उसका कपाल है। चंद्रमा पर कपाल का आरोप है, और उस कपाल में सिद्धांजन रखा होता है, सिद्ध भस्म रखा होता है। तो यहाँ चंद्रमा में जो काला दाग है उस दाग को कहते हैं, ये दाग नहीं बल्कि दाग के बहाने उसने उसमें अपना सिद्धांजन रखा हुआ है। इस प्रकार रात्रि जो है वो कापालिकी है।
तो चूंकि रात्रि रूपी उपमेय पर कापालिकी रूप उपमान का आरोप है, कापालिकी रूप उपमान के जो अंग हैं, शरीर पर लगा हुआ भस्म, हड्डी की माला, हाथ में कपाल और वो सिद्धांजन भस्म, उसकी क्रिया भी है कि जहाँ तहाँ इस द्वीप से उस द्वीप पर जाना, उसका काम है अंतर्धान हो जाना। ये सारे रात्रि के सभी अंगों पर, चंद्रिका पर, चंद्रमा पर, ताराओं पर, द्वीप अंतर्धान में और चंद्रमा के दाग पर सारे चीज़ों का क्रमशः आरोप कर दिया गया है और शब्दतः सारे के सारे उपलब्ध हैं। तो चूंकि सारे के सारे अंगों का आरोप उपमेय के सभी अंगों पर अलग अलग शब्दतः आरोपित है, इसलिए ये सांग रूपक में समस्त वस्तु विषयक कहलाता है। संभवतः ये आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक हिंदी का उदाहरण सुन लीजिए, शायद ज़्यादा समझ में आ जाए बच्चों को। एक जगह कवि अर्जुन को कहता है, जब अर्जुन रण क्षेत्र में है तो कवि कहता है कि उस काल अर्जुन वीर बर अद्भुत जलद गंभीर था, यानी अर्जुन पर गंभीर मेघ का आरोप है। तो जब गंभीर मेघ का आरोप है तो गंभीर अंग होंगे, वो देखिए कि मेघ में भयंकर गर्जना होती है, इंद्रधनुष होता है, जल वृष्टि होती है। उस समय जब भयंकर मेघ है तो तूफान चलता है, बिजलियां चमकती हैं। अगर अर्जुन वो घनघोर मेघ है तो अर्जुन पर भी ये सारे आरोप होने चाहिए, तभी समस्त वस्तु विषयक बनेगा। देखिए कवि ने कितनी कुशलता से इन सारे चीज़ों का आरोप किया है। वो लिखते हैं, टंकार ही निर्घोष था, टंकार ही निर्घोष था, सरवृष्टि ही जल वृष्टि थी, जलती हुई क्रोधाग्नि से उद्दीप्त विद्युत दृष्टि थी, गांडीव रोहित रूप था, गांडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीर बर अद्भुत जलद गंभीर था, उस काल अर्जुन वीर बर अद्भुत जलद गंभीर था। अब देखिए कि टंकार ही निर्घोष था, धनुष की जो टंकार हो रही है वही टंकार मेघ की आवाज है। मेघ की आवाज का आरोप उस टंकार पर है। सरवृष्टि ही जलवृष्टि थी, मेघ से जलवृष्टि होती है, यहाँ धनुष से जो बाणों की वर्षा हो रही है वो बाणों की वर्षा ही जलवृष्टि है। मेघ में बिजलियां चमकती हैं, यहाँ क्रोध के कारण लाल हुई जो अर्जुन की दृष्टि है, जो रण क्षेत्र में इधर उधर पड़ रही है, तो वो लाल दृष्टि ही बिजली है। जो इनका गांडीव है अर्जुन के हाथ में, वो गांडीव ही मेघ में होने वाला इंद्रधनुष है। रथ जो अत्यंत तेजी में चल रहा है, उससे जो स्पीड गति है, वो गति ही उस समय का भयंकर आंधी है। और इस प्रकार अर्जुन जो है वह जलद गंभीर है, घनघोर मेघ है। तो मेघ के जो अंग हुए उसकी आवाज, चमकती हुई बिजली, इंद्रधनुष, जलवृष्टि, भयंकर आंधी, इन सभी का आरोप अर्जुन के गांडीव पर, गांडीव की आवाज पर, जलती हुई क्रोध से लाल दृष्टि पर और रथ की गति पर
ये क्रमशः सभी आरोप उपमान के सभी अंग उपमेय के सभी अंगों पर यथावत उपस्थित है, इसलिए ये समस्त वस्तु विषयक कहलाता है। अब इसी समस्त वस्तु विषयक में यदि जैसे 5 आरोप अगर लगाए, 3 आरोप शब्दतः दिया होता और 2 आरोप शब्दतः नहीं दिए होते, 2 आरोप हमको अनुमान करना पड़ता, आक्षेप करना पड़ता, विचारना पड़ता, अर्थ से ग्रहण करना पड़ता, तब वो समस्त वस्तु विषयक न होकर एक देश विवर्ती हो जाता, क्योंकि उसके एक देश में आरोप लगा हुआ है, एक देश में एक भाग में आरोप नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो हो जाता एक देश विवर्ती। लेकिन सांग का ही भेद है। जैसे राजा के वर्णन में कबीर पूरे करे कुर्वतो मंडलाग्रलताम रण सामुख्यमपि सहसा परांगमुखी भवति रिपुसेना। यहाँ कोई कवि कह रहा है, जिस राजा के अंतःपुर में, जिस राजा के रणरूपी अंतःपुर में मंडलाग्रलता को हाथ में लिए हुए युद्धोत्साह से आगे बढ़ती हुई जो रिपुसेना है वह परांगमुखी हो जाती है। अब यहां देखिए कि स्पष्ट है कि जस्य रणांतःपुरे, रण पर अंतःपुर का आरोप है। रण है युद्ध भूमि, अंतःपुर हुआ राजा का वो कक्ष जहां वो अपने परिवार अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। तो रण पर अंतःपुर का आरोप है। वहां क्या हो रहा है ये देखिए कि स्वभावतः है कि रण में विपक्षी सामने खड़ा होगा, विपक्षी जो होंगे उसके हाथ में तलवार, भाले, गांसे वगैरह वगैरह अपने अस्त्र होंगे। अब वो सारे रणोन्माद में राजा से भिड़ने के लिए, राजा को घेरने के लिए दौड़ के आ रही होगी सेना। यहां क्या हो रहा है तो ये बताते हैं कि रण पर अंतःपुर का आरोप तो कर दिया। अब आरोप और देखिए कि वो सेना जो इधर आ रही है, तो यहां रण अंतःपुर में एक राजा की पत्नी, एक राजा की अगर 10 पत्नियां हैं तो राजा के साथ जिसको राजा प्रेम पूर्वक देखता है या जिसके पास राजा जा रहा है वो पत्नी, और शेष सारी सपत्नियां। तो ये सपत्नियां जो हैं उस पर उस दुश्मन सेना का आरोप है, उस पर उस दुश्मन सेना का आरोप है कि करे कुर्बतो मंडलाग्रलताम, कि जब हाथ में राजा अपनी खड्गलता को कर लेता है रण क्षेत्र में तो सारी सेना भाग जाती है। यहां क्या हुआ तो मंडलेषु, इनकी पत्नियों का जो मंडल है, जो समूह है, उसमें जो अग्रलता, उसमें जो प्रमुख नायिका है, उसको जो ही राजा ने अपनी बाहों में लिया, अपने हाथ में लेते हैं, तब परांगमुखी भवति रिपुसेना, बाकी सारी सौतनें जो हैं वो वापस हो जाती हैं। यह स्थिति सही होगी कि जब राजा ने एक पत्नी का आलिंगन किया तो बाकी सारी सौतनें जो हैं वो रुष्ट होकर के वापस हो गई। रण क्षेत्र में स्थिति होगी कि राजा तलवार लेकर के जो ही उतरते हैं तो सारी की सारी विपक्षी सेना जो है वो डर के मारे भाग जाती है। यहां हुआ क्या तो एक तो रण पर अंतःपुर का आरोप हुआ, विपक्षी सेनाओं पर उन सौतनों का आरोप है, जो उनका तलवार है उस तलवार पर होना चाहिए था कि तलवार पर जो उनकी प्रमुख पत्नी है उसका आरोप, क्योंकि उधर तलवार हाथ में लेते हैं, इधर मुख्य पत्नी को अपनी बाहों में लेते हैं तो सेना भाग जाती है। ऐसा करने पर रिपुसेना जो है उस रिपुसेना पर प्रतिनायिका का आरोप होगा, यह सामान्य बात हो गया। अब
रन पर अंतःपुर का आरोप तो शब्दतः उपात्त है, रणांतःपुरे, लेकिन मंडलाग्रलता जो है वो कोई विशेष नायिका पर मंडलाग्रलता का आरोप शब्दतः नहीं कहा गया। रिपुसेना कहा गया, लेकिन सपत्नी रिपुसेना हुई, ये आरोप शब्दतः नहीं किया गया। इनको मंडलाग्रलता जो तलवार की लता है, तलवार का की मूठ है, उसका आरोप जो ये अपनी पत्नी पर कर रहे हैं, विशेष पत्नी पर, तो स्पष्ट आरोप करना चाहिए, स्पष्ट आरोप नहीं हुआ। सपत्नी पर विपक्षी सेना का आरोप होना चाहिए, तो विपक्षी सेना तो इन्होंने कहा, लेकिन सपत्नी रिपुसेना, ये सपत्नी रिपुसेना में सपत्नी नहीं कहा इन्होंने। इसलिए अंतःपुर में जो सपत्नी होगी, एक विशिष्ट पत्नी होगी, राजा वहाँ उपस्थित होंगे, इनमें से एक रन पर अंतःपुर का आरोप तो शब्दतः किया गया, और मंडलाग्रलता एवं रिपुसेना, इस पर जो शब्दतः आरोप होना था वो शब्दतः आरोप कवि ने नहीं किया। ये दोनों हमको जोड़ना पड़ेगा कि जब रन अंतःपुर है तो भाई रन अंतःपुर में रिपुसेना क्या होगी। अंतःपुर का अर्थ लेंगे तो वहाँ रिपुसेना जो है वो सौतने होंगी, जो हमको खुद करना पड़ेगा। मंडलाग्रलता में विशिष्ट पत्नी होगी, जो हमको खुद करना पड़ेगा। तो इस तरह जब एक आरोप या एक दो आरोप आप खुद कर दें शब्दतः, और दो आरोप लोगों को अर्थतः लगाना पड़े, तब जाकर के ये अर्थ जो है वो सांग ही होता है। क्योंकि रन को जब अंतःपुर कहा तो अंतःपुर के ही अंग हैं, उनकी पत्नी, उनकी उस पत्नी की सब, ये सभी उसी के अंग हैं। लेकिन एक का आरोप शब्दतः उपात्त है, बाकी आरोप अर्थतः ज्ञात है। तो ऐसी परिस्थिति में सांग तो होता है, लेकिन सांग का दूसरा भेद होता है जिसका नाम है एक देश विवर्ती। दूसरा भेद आता है निरंग। स्पष्ट है, इसका नाम ही है निरंग। वहाँ था सांग के अंग के साथ, यहाँ है निरंग। यहाँ किसी अंग का उपस्थापन नहीं होता, यहाँ अलग अलग रूपक होता है, एक पर दूसरे का आरोप होता है। वहाँ कोई किसी का अंग नहीं होता। जैसे पहले जो हमने आपको श्लोक बताया था करार बिंदेन, तो कर पर अरविंद का आरोप तो हुआ है, लेकिन अरविंद के साथ साथ पानी भी होता है, भंवरे भी होते हैं, सुगंध भी होता है, ये सब कुछ नहीं कहा गया है। तो ऐसा आरोप जो है वो होता है निरंग, यानी उपमान केवल उपमेय पर आरोपित है। उपमान के किसी अंगों का उपमेय पर के अंगों पर आरोप न शब्दतः है न अर्थतः है, इसलिए यह है निरंग, जहाँ किसी का कोई अंग नहीं है। ये ऐसा रूपक आपको सब जगह मिल जाएगा। जैसे मुखचंद्रम कर दीजिए तो वहीं ये उदाहरण मिल गया, क्योंकि अंग दूसरा कोई है नहीं। करारविंद कह दिया तो वहीं ये उदाहरण मिल गया कि यहाँ अरविंद का कोई अंग कहा नहीं गया। तो ये उदाहरण आपको जगह जगह मिल जाएंगे। वैसे आचार्य ने जो उदाहरण दिए हैं, चूंकि आचार्य तो महनीय आचार्य हैं, तो वो अच्छे अच्छे काव्यों से ढूंढ के ही उदाहरण लाते हैं। वो उदाहरण देते हैं कुरंगी वांगानी स्तिमितयति गीतध्वनि सुजत सखीम कांतो दंतम श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति जत अनिद्रम जच्चान्तः स्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवाम प्रवृत्तो स्याह सेक्तुम हृदय मनसि प्रेमलतिकाम। किसी नबोढ़ा नायिका का ये वर्णन है मुग्धा का, कि यह जो नायिका है जब कोई सुमधुर गीत सुनती है तो हिरनी की तरह
अपने अंगों को संकुचित कर लेती है, अर्थात गीत जब सुनने लगती है तो पूरी निश्चिंत होकर के अपने अंगों को शिथिल छोड़कर चुपचाप गीत में रम जाती है। अपनी सखियों से अपने प्रियतम की बातें जो पहले से सुन चुकी है उसी बातों को बार बार पूछती है। क्यों? तो उसको अपने प्रियतम की बात सुनने में जो आनंद मिलता है, उस आनंद को पाने के लिए वह बार बार उसी बात को पूछती है। रात में जब यह सोती है तो अनिद्रम, नींद नहीं होती, नींद नहीं आती इसको, लेकिन दिखाने के लिए यह शरीर से ऐसा दिखाती है कि यह सो रही है, जबकि अंतः से, हृदय से यह जग रही होती है। इसके ऐसे बर्ताव को, ऐसे रूप को देखकर ये समझ में आता है कि इसके हृदय में कामदेव ने प्रेम रूपी लतिका का सिंचन आरंभ कर दिया है, अर्थात इसके हृदय में प्रेम का अंकुर फूट रहा है। अब यहां देखिए कि हृदय मन सिजह प्रेम लतिकाम, यहां प्रेम पर लता का आरोप है, क्योंकि लता का सिंचन होता है। यहां कामदेव प्रेम रूपी लता को सींच रहा है। तो प्रेम पर जो लता का आरोप है वह सिंगल आरोप है, न लता के पत्तियों का आरोप है, न लता पर होने वाले फूल का आरोप है, न लता पर होने वाले भंवरे का आरोप है, न लता के कंपन का आरोप है, कुछ नहीं है। केवल प्रेम लतिकाम, प्रेम पर लतिका का आरोप किया गया है, इसलिए ये होता है निरंग। तो ये तो रूपक के दो भेद हो गए, एक संग, दूसरा निरंग। तीसरा जो इनका भेद है, ये इन दोनों से बेहतरीन और रमणीय है। कैसे? यहां क्या होता है, यहां अगर आपने दो रूपक लगाए तो यहां एक आरोप, दो रूपक बनाएंगे तो दो जगह आरोप करेंगे। यहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है। इसको आप ऐसे समझें कि एक पर जो आपने आरोप किया है वो दूसरे आरोप का कारण होता है। जैसे अगर हम सामान्य बात करें तो कहेंगे कि दुश्मन रूपी चंद्रमा के लिए, दुश्मन चंद्र के लिए आपकी तलवार राहु है। अब गौर कीजिए, दो आरोप किया हमने कि दुश्मन चंद्र के लिए आपकी तलवार राहु है, तो तलवार पर राहु का आरोप है और दुश्मन पर चंद्रमा का आरोप है। सार तत्व हमको क्या कहना है कि आप जहां होते हैं वहां दुश्मन की सेना नहीं टिकती है, हट जाती है। अब देखिए कि अगर दुश्मन पर चंद्रमा का आरोप है तभी तलवार पर राहु का आरोप ठीक है। क्यों? तो राजा दुश्मन को मार देता है, राहु चंद्रमा को खा लेता है। तो अगर दुश्मन पर राहु का आरोप, दुश्मन पर चंद्रमा का आरोप न करें तो इस तलवार पर राहु का आरोप करना बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां हम कमल का आरोप कर दें दुश्मन पर तो ये खड्ग पर राहु का आरोप किस काम का रह जाएगा? कोई चमत्कार नहीं आएगा, कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, कोई अर्थ में चमत्कृति नहीं आएगी। इसलिए जब एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है तब होता है यह परंपरित। ये परंपरित
इतना तो हम समझ गए कि एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, तभी परंपरित होता है। हाँ, चूंकि आचार्यों का विवेचन है तो आचार्यों के विवेचन में गहराइयाँ ज़्यादा होती हैं। वो हमारी तरह सामान्य बातें नहीं करते। वो किसी भी बात को बड़ी गहराई में जा कर के तब उसका स्पष्टीकरण देते हैं, उसके लिए सिद्धांत बनाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो प्रस्तुतिकरण होता है, एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है, ये भी दो प्रकार से होता है। एक श्लिष्ट परंपरा में, एक अश्लिष्ट परंपरा में। यानी एक ऐसे पद का प्रयोग जो दो अर्थ दे रहा है, उसमें परंपरित दिखाई देता है, और एक अश्लिष्ट जिसमें श्लेष नहीं होता है, वहां परंपरित दिखाई देता है। कैसे? तो आप देखिए कि विद्वन मानस हंस बैरी कमला संकोच दीप्तद्युते दुर्गा मार्गन नील लोहित समित स्वीकार वैश्वानर सत्य प्रीति विधान दक्ष विजय प्राग्भाव भीम प्रभो साम्राज्यम बरवीर वत्सर शतम बैरिंच मुच्चै क्रिया। ये श्लोक छात्रों के लिए थोड़ा कठिन है। आचार्य बम्बट ने चूंकि यही उदाहरण दिया हुआ है और मैं काव्य प्रकाश लेके बैठा हुआ हूँ, काव्य प्रकाश पढ़ाना है मुझे, इसलिए मैंने ये श्लोक दिए, नहीं तो इतना कठिन श्लोक मैं रखना नहीं चाहता। यहाँ मैं केवल दो जगह समझा देता हूँ इसमें, जो समझ में आ जाए जल्दी से। राजा का संबोधन है कि हे विद्वन मानस हंस, कि हे विद्वान, विद्वान रूपी मानस में रहने वाले हंस। अब यहां आपको दिखाई तो एक ही दे रहा है कि राजा पर हंस का आरोप है, लेकिन नहीं, ये दो आरोप है। कि विद्वान पर मानस का आरोप है, क्योंकि हंस रहता है मानसरोवर में। तब विद्वान पर जब मानस का आरोप है, तब राजा पर हंस का आरोप है। जैसे हंस मानसरोवर में आनंदित रहता है, वैसे ही हे राजन, आप विद्वानों के बीच में आनंदित रहते हैं। तो दो आरोप, एक तो विद्वान पर मानसरोवर का आरोप और दूसरा राजा पर हंस का आरोप। अब देखिए कि कहना है कि हे राजन, आप विद्वानों की संगति में खुश रहते हैं। तो खुश रहने के लिए जब राजा पर हंस का आरोप है, तब विद्वान पर अगर मानस का आरोप ना हो तो राजा पर हंस का आरोप बेकार हो जाएगा। क्योंकि विद्वान पर अगर आकाश का आरोप कर दिया जाता तो राजा पर हंस के आरोप का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब ये अर्थ कैसे आएगा कि आप विद्वानों के साथ आनंद से रहने वाले हैं। इसलिए कवि ने क्या किया है, तो विद्वन मानस हंस, यहां दो बार अर्थ ले सकते हैं कि विद्वान एव मानस अर्थात मानसरोवर, तस्मिन् निवसति प्रीत्या तिष्ठति जह हंसः तादृश हंस त्वम हे राजन। तो यहां विद्वान रूपी मानस पर, विद्वान पर मानसरोवर का आरोप और राजा पर हंस का आरोप। कहेंगे दूसरा अर्थ, तो दूसरा अर्थ यही हो सकता है कि विद्वान मानस हंस, आप विद्वान के हृदय में रहने वाले शुद्ध विचार वाले हंस हैं। आप विद्वान के मानस में बसते हैं, विद्वान आपका आदर करता है। यह भी श्लिष्ट भी है कि विद्वान, आप विद्वानों के हृदय में रहने वाले हंस हैं। और जब परंपरित देखेंगे तो विद्वान पर मानस का आरोप और राजा पर हंस का आरोप। दूसरा आरोप है बैरी कमला संकोच दीप्त द्युते। यहां देखिए कहना क्या है कवि को। सामान्य अर्थ जो है वो कहता है
कि बैरी कमला, कमला नाम है लक्ष्मी का, तब बैरिणः शत्रोह जा कमला, शत्रु की जो लक्ष्मी है उसको संकोच करने वाला, उसको संकुचित करने वाला, उसको रोकने वाला, उसका विकास नहीं होने देने वाला आप दीप्त द्युति, आप प्रखर दीप्तिमान वो आदमी हैं जो शत्रुओं की संपत्ति को रोक देते हैं, संपत्तियों को बढ़ने नहीं देते, आप शत्रुओं का संहार कर देते हैं। यह सामान्य हो गई। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि बैरी पर कमला का आरोप है और इन पर दीप्त द्युति का आरोप है। यह पारंपरिक थोड़ा टेढ़ा लगेगा कि भाई क्या मतलब है कि लक्ष्मी को दीप्त द्युति क्यों रोक रहा है। लक्ष्मी को रोकने के लिए दीप्त द्युति होना कोई कारण है क्या। तब देखिए इसका दूसरा कि बैरी कमल, बैरी रूप जो कमल है उसका जो असंकोच, असंकोच अर्थात विकास, उसके लिए आप दीप्त द्युति हैं, आप सूर्य हैं। अब ये दोनों अर्थ आपको विरोध लगेगा कि स्वभावतः है यहां जो रूपक प्रस्तुत किया गया है इसकी जब हम व्याख्या देखेंगे तो ये विरोध लग रहा है। लेकिन स्पष्ट कीजिए पहले कि पहले हम पारंपरिक देख लेते हैं कि बैरी रूप कमल, उस कमल का असंकोच करने के लिए, उसके विकास के लिए आप दीप्त द्युति हैं, आप चांद, आप क्या कहते हैं सूर्य हैं। तो स्वभावतः है कि बैरी रूपी कमल के लिए आप सूर्य हैं, जिसका मतलब है बैरी के संपत्ति को आप बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा विरोध। उसके लिए आपको दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा कि बैरी रूप जो कमला है, बैरी रूप जो लक्ष्मी है, उसको विनाश करने वाले आप हैं। तो परंपरित कैसे होगा। तो परंपरित ये होगा कि बैरी पर अगर कमल का आरोप है तभी राजा पर सूर्य का आरोप है। अगर वहां क्योंकि कमल को सूर्य बढ़ाता है तब आएगा विरोध। उस विरोध का परिहार करने के लिए आपको श्लेष वाला अर्थ लेना पड़ेगा कि एक में विरोध दिख रहा है और दूसरे में आपको विरोध नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां बैरी कमला संकोच दीप्त द्युते, बैरी की जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी को आप रोकने वाले हैं। ये उदाहरण सामान्यतया सुस्पष्ट तो नहीं लगेगा, क्योंकि पहले विरोध आ जाता है, विरोधाभास हो जाता है। विरोध को रोकने के लिए विरोधाभास करना पड़ता है, विरोधाभास को करने के लिए हमको श्लेष लेना पड़ता है। श्लेष लेना पड़ता है तो पहले अर्थ में परंपरित दिखता है, दूसरे अर्थ में परंपरित नहीं दिख रहा है। तो चूंकि इनको यहाँ श्लिष्ट परंपरित का उदाहरण प्रस्तुत करना है, इसलिए इन्होंने दिखाया है कि ये श्लेषात्मक जो वाक्य हैं, इस श्लेषात्मक वाक्य में भी परंपरित होता है। मूलतः अश्लिष्ट परंपरित में थोड़ी स्पष्टता है, जहां सुगमतया समझा जा सकता है कि यह कैसे परंपरित है। वहां उदाहरण देते हैं ये, आलानम जयकुंजरस्य दृशदाम सेतुर विपत बारिधेह पूर्वाद्रिह करवाल चंड महसो लीलोपधानम श्रियः संग्रामामृत सागर प्रमथन क्रीड़ा विधौ मंदरो राजन राजति वीर बैर बनिता वैधव्य दस्ते भुजः। कि हे राजन, दुश्मन की बनिताओं को वैधव्य देने वाली जो आपकी ये भुजाएं हैं, वो भुजाएं शोभित हो रही हैं, वो भुजाएं बड़ी अच्छी हैं। दुश्मन की पत्नियों को वैधव्य देने वाली आपकी भुजाएं, यानी दुश्मन की को मारने वाले। यहां देखिए सुस्पष्ट परंपरित है कि आलानम जय कुंजरस्य, ये आपकी भुजा कैसी है।
तो ये आलान है जय रूपी कुंजर के लिए। जय यानी विजयश्री, उस पर लगाया कुंजर का आरोप, हाथी का। राजा जहां जहां जाते हैं वहां वहां विजयश्री इनके पास चली आती है, ये जीत जाते हैं। तो कहते हैं जय रूपी हाथी को बांधने के लिए आपकी जो ये भुजा है वो आलान है। आलान माने वो स्तंभ, वो खूंटा जिसमें गजराजों को बांधा जाता है। तो दोनों आरोप है, भुजा पर आलान का आरोप और विजय पर। अगर विजय पर हाथी का आरोप न हो तो हाथ पर आलान के आरोप का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि हाथ की विशिष्टता, हाथ का वैशिष्ट्य बताना कवि को लक्ष्य है। सेतुर विपत वारिधेह, विपत वारिधेह सेतु। आप अपनी जनता के लिए विपत्ति रूपी समुद्र पर बंधा हुआ सेतु है आपकी ये भुजा। तो भुजा पर सेतु का आरोप और विपत्ति पर वारिधि का आरोप। सेतु इसलिए दिया गया आरोप कि जब समुद्र है उसको पार करना है तो उस पर पुल चाहिए। तो अगर राजा विपत्तियों से अपनी प्रजा को सहजतया बचा लेता है, इस तरह राजा की प्रशंसा करनी है। तो विपत्ति पर है समुद्र का आरोप, इसलिए राजा के हाथ पर सेतु का आरोप है। क्योंकि अगर विपत्ति पर सागर का आरोप न हो तो हाथ पर सेतु के आरोप का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि अर्थ ये लेना है कि आप प्रजा के सारे दुखों को दूर करने वाले हो। तो एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है। उसी तरह पूर्वाद्रि करवाल चंडम हसो, आप पूर्वाद्री हो, करवाल चंडम हसा, करवाल जो है तलवार, वही जिसके लिए चंड प्रकाश वाला, चंड विभा वाला सूर्य है, उसके लिए आप पूर्वाद्री हो। तो यहाँ करवाल पर उदयकालीन सूर्य का आरोप और हाथ पर पूर्वाद्री का आरोप, क्योंकि पूर्वाद्री पर ही सूरज उगता है, इसलिए एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है। लीलोपधानम श्रियः, लक्ष्मी के सोने के लिए आपकी बाहु जो है वो तकिया है। तो तकिया लीलोपधानम, अगर लक्ष्मी प्रेम पूर्वक इनके यहाँ आती है तभी उसके लिए ये बाहु तकिया है, यानी लक्ष्मी जो है वो आपसे प्रेम करती है। अगर उधर लक्ष्मी का आरोप न किया जाए तो फिर यहां नहीं होगा लीलोपधानम। संग्रामामृत सागर प्रमथन क्रीड़ा विधौ मंदरो, युद्ध क्षेत्र जो है वही है अमृत सागर, और उसको मथन करने के लिए आपकी भुजा जो है वो मंदराचल है, यानी आप सारे संग्राम का मथन कर देते हैं। तो अगर संग्राम पर समुद्र का आरोप ना हो, क्षीर सागर का आरोप ना हो, तो यहाँ हाथ में मंदराचल के आरोप का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए दो आरोपों के बीच जब एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है तब इसको हम कहते हैं परंपरित, परंपरया युक्तः, कि एकः अस्ति तर्हि एव द्वितीयस्य उपयोगिता। यदि एकस्य आरोपस्य अभावः स्यात् तर्हि अपरत्र जह आरोपः स औचित्य विहीन एव। इसलिए ये कहलाता है परंपरित। ये परंपरित आपने यहां देखा कि ये माला रूप में भी है। क्यों? तो एक ही बाहु, राजा की बाहु के लिए इतने सारे आरोप दिए गए। आलानम जय कुंजर से दिखदाम सेतुल विपद बारधे पूर्वाद्रि करवाल चंद्रमा सह, ढेर सारे दिए गए हैं। तो परंपरित भी है, और चूंकि ये परंपरित माला रूप में है, एक ही उपमेय के लिए कई सारे रूपक उपस्थापित किए गए हैं, इसलिए ये
माला रूपक भी कहलाता है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि आपने या आचार्य ने जो यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, इस उदाहरण में तो परंपरित रूपक जो है वो परंपरित रूपक में आया, क्या कहते हैं, ये माला रूपक। तो क्या माला रूपक जो है वो परंपरित का ही होता है या अन्य का भी होता है? तो ये आवश्यक नहीं है कि ये परंपरित का ही होगा। परंपरित का भी होता है और अन्य का भी हो सकता है। अन्य यानी निरंग का भी होगा। सांग में तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक का ही सांग पूरा नहीं होता है तो परंपरित कहाँ से होगा। निरंग में और परंपरित में ये दोनों माला रूपक हो सकते हैं। इस प्रकार ये रूपक अलंकार जो है, उस रूपक अलंकार के 3 रूप, एक सांग, दूसरा निरंग, तीसरा परंपरित। पुनः सांग के 2 भेद, एक समस्त वस्तु विषयक, एक एक देश विवर्ती। दूसरा परंपरित में श्लिष्ट परंपरित और श्लिष्ट परंपरित। यद्यपि उसको हम एक ही मान लें तो एक ही भेद होगा, ये 2 प्रकार होते हैं। तीसरा निरंग, ये 3 भेद सामान्यतः हो गए, ये छोटे ये अंतर भेद आए दोनों। और एक हो गया कि माला रूपक, जहां उन्होंने कहा है माला तू पूर्ववत, जिस इस पूर्ववत को देख के अलग अलग प्रकार के तर्क आते हैं कि पूर्ववत से इनका तात्पर्य सामान्यतया ये है कि जैसे मालोपमा भवति, जैसे उपमा की माला होने पर मालोपमा हो जाता है, उसी तरह ये रूपक की माला होने पर रूपक माला रूपक भी कहलाता है और कोई अंतर नहीं है। अब ये माला रूपक, मैंने पहले कहा कि ये परंपरित में भी होता है और अन्य जगह पर भी होता है। ये उदाहरण आप जहाँ तहाँ, चाहे हिंदी काव्य हो चाहे संस्कृत काव्य हो, आप जो काव्य पढ़ते हैं उसमें आपको जहाँ तहाँ मिल जाएंगे। क्योंकि कवि लोग जब लिखते हैं तो कवियों के लिए ये रूपक अलंकार और ये रूपक के सारे रूप, वैसे समस्त वस्तु विषयक में, सांग रूपक में जो समस्त वस्तु विषयक है उसमें सभी आदमी तो दक्ष नहीं है, उसमें तो जो विशिष्ट कवि होते हैं, विशिष्ट, वही यहाँ पारंगतता को प्राप्त करते हैं और उनका कलम चलता है। हाँ, ये जो है निरंग परंपरित, ये रूपक आपको कदम कदम पर सभी जगह मिल जाया करते हैं। ऐसे उदाहरणों को ढूंढने में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, जैसे एक उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ कि जब हमारे माननीय मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, और सुषमा स्वराज जी का जब निधन हो गया था तो उनके लिए हमने श्रद्धांजलि के रूप में 2-4 श्लोक लिखे थे। उसमें आपको ये माला रूपक और मालोपमा, ये दोनों देखने को मिलेंगे। उसको आप स्वतः अनुभूत कर सकते हैं। जनतंत्र कानन सिंहिनी, जनतंत्र कानन सिंहिनी, मन सोमबरस्थ विहंगिनी। जनतंत्र कानन सिंहिनी, मन सोमबरस्थ विहंगिनी। जन भावनांगन चारिणी, जन दुख दानव दारिणी। रिपुमान से पिपयोजिनी, सदा स्मिताधर धारिणी। हृदये सताम सततम स्थिता, नवनीति मानस हंसिनी।
यहाँ आपको ये रूपक देखने को मिल जाएंगे या उपमा मिल जाएगा। रिपुपास बद्ध खगस्य मुक्ति विधायिनी जगदम्बिका, रिपुपास बद्ध खगस्य मुक्ति विधायिनी जगदम्बिका, निज गर्जनेन रिपोरुरस्य धुनापि जीवित कालिका, सघने घने पितरित प्रभेब सदैव विश्व विमोहिनी, शिवपाद पंकज सेवने विधिना धुना विनियोजिता। यहाँ भी आपको वही मालोपमा, और अगर अपना विवेचन बदल लें तो ये माला रूपक, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे काव्यों में, बहुत सारे कवियों के कथन में आपको ये रूपक मिल जाएंगे। केवल आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो अगर समस्त वस्तु का आधार है तो समस्त वस्तु विषयक, आधा शब्दतः है, आधा अर्थतः है तो एक देश विवर्ती, कहीं कोई किसी का अंग नहीं है तो निरंग, और जब 2 रूपक एक आरोप दूसरे आरोप का कारणभूत हो, याद रहे कि अलग अलग अगर दोनों हो तो फिर वो परंपरित नहीं होगा। केवल 2 हो जाने से परंपरित नहीं होगा, तब वो निरंग ही रहेगा। हाँ, ये दोनों अगर एक दूसरे का कारण है, दोनों आरोप, एक आरोप दूसरे आरोप का जब कारण होता है तब ये परंपरित रूपक कहलाता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के रूपक कहे गए। उसके 2 अवान्तर भेद भी आ गए। उपमा और रूपक में इतना भेद हुआ कि उपमा में उपमान और उपमेय के मध्य भेद स्पष्ट रहता है, और रूपक में उपमान और उपमेय के मध्य का जो भेद है उस भेद को समाप्त कर दिया जाता है। उपमान और उपमेय के मध्य जब भेदाभाव हो जाता है तो रूपक होता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट के अनुसार ये रूपक अलंकार का जो विवेचन है वो रूपक अलंकार यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे फिर हम रूपक के आगे जो अपहृति है उस अपहृति के साथ फिर कल उपस्थित होंगे। यद्यपि आप लोगों की उपस्थिति से तो मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि इसको बंद करने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर समय अधिक होता है तो फिर कंठ भी जवाब देने लगता है। इसलिए आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर अगले अलंकार के साथ उपस्थित होऊंगा। सादर प्रणाम।